आज हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा के माध्यम से यह निश्चित किया जाता है कि जो खाना है, जो खाद्य है, वो सभी व्यक्तियों को मिल रहा है कि नहीं। तो अवलोकन, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या इसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। यहाँ बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने के सामर्थ्य प्रदायित है। उपलब्धता का अर्थ देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिले। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यानी आवश्यक खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए धन भी हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य और सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने के से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। आज का गरीब लोग, उन्हें तो खाद्य असुरक्षा है, उन्हें तो खाना सही तरह से नहीं मिलता, खाने की पहुंच नहीं है, खाद्य की पहुंच नहीं है। लेकिन भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय अमीर व्यक्ति भी भूखमरी से गुजर सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए खाद्य सुरक्षा की जाती है। यानी राष्ट्रीय आपदाओं के समय खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। भारत में बंगाल जैसा अकाल पूरा कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यहाँ बताया गया है कि बंगाल का अकाल 1943 में भारत में हुआ था, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे। और ऐसी ही स्थिति उड़ीसा के कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं, यहाँ पे भी अकाल की स्थिति बनी हुई है। झारखंड के पलामू जिले, बिहार के नवादा, गया एवं मुंगेर जिले में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत के लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नागण्य भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार
और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसाय या श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनकी इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षित कौन कौन है। तो सबसे पहले भूमिहीन, जिनके पास बहुत ही थोड़ी सी भूमि है। अगला पारंपरिक दस्तकार, जो पारंपरिक रूप से दस्तकार का कार्य करते हैं। अगला है पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। अगला है अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार। निराश्रित, यानी जिनका कोई आश्रय नहीं है, जो किसी पे आश्रित नहीं है। भिखारी, ये सभी खाद्य असुरक्षित हैं। और असुरक्षित लोगों की संख्या है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी वाला बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं में से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अधिक है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। यहाँ पे भुखमरी के बारे में बताया जा रहा है। तो खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा जो कि गरीबी लाती है को हम लोग भुखमरी कह सकते हैं। भुखमरी के 2 आयाम होते हैं। सबसे पहले तो दीर्घकालिक भुखमरी, इसमें अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण गरीबी, अपनी निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने की अक्षमता के कारण इससे ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी यह फसल काटने और उपजाने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जहां अनाजों का उत्पादन बढ़कर 2012 से 13 में 78.91 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो अब तक सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड था। वर्ष 2012 से 13 में उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु में उत्पादन का स्तर पिछड़ता रहा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यहाँ पे गेहूं क्रांति के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्होंने 1968 जुलाई में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक डाक टिकट जारी किया और कृषि क्षेत्र में गेहूं की प्रगति को बताया। उत्तर प्रदेश, पंजाब में अनाज के उपज में सबसे अधिक वृद्धि हुई। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से ही मौसम के विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित हो गई।
इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। बफर स्टॉक के बारे में बताया गया है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई द्वारा जो एक्स्ट्रा अनाज होता है उसको सरकारी भंडारों में सुरक्षित रखा जाता है। इसके अंतर्गत एफसीआई किसानों के एक्स्ट्रा अनाज को न्यूनतम समर्थित कीमत पर खरीदती है। अब न्यूनतम समर्थित कीमत बुआई के मौसम से पहले फसल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि किसान कीमत से प्रभावित होकर अधिक फसलों का उत्पादन करे, इसलिए पहले से ही कीमत घोषित कर देती है और इसी पर ही किसानों से वह अनाज को खरीदती है और इसे अब एक स्टॉक में रखती है, जिसे हम लोग बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियोजित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सामाजिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इसकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस। एफसीआई द्वारा बफर स्टॉक के लिए जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा अनाज को खरीदा जाता है उसे राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में बांटा जाता है। इसे हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, यानी पीडीएस कहते हैं। इसके लिए सरकार जो है एक दुकान का सहारा लेती है, जिसे हम लोग राशन की दुकान के नाम से जानते हैं, और इन दुकानों को हम लोग उचित दर वाली दुकान भी कहते हैं। यहाँ से खाद्यान्न वितरित होती है। और देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, जिसमें चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल आदि होता है। राशन की दुकान के लिए राशन कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। यह रखने वाला कोई परिवार प्रति माह अनाज की मात्रा राशन की दुकान से खरीद सकता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला अंत्योदय कार्ड, जो निर्धनों में भी निर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गरीबी रेखा वाला कार्ड यानी बीपीएल, निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए गरीबी रेखा वाला कार्ड यानी बीपीएल की व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा से ऊपर वाला कार्ड यानी एपीएल, निर्धनता रेखा के ऊपर के लोगों के लिए एपीएल की व्यवस्था की गई है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित हुई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन इसे मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू हुई, और काम के बदले अनाज FFW 1977 से 78 में प्रारंभ। इन वर्षों में कई नई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें स्पष्ट रूप से खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा कार्यक्रम है। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि राशन व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। तो भारत में इसकी शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति के पहले खाद्य संकट के कारण
60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। 70 के दशक में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम जोड़े गए, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक प्रणाली RPDS की शुरुआत की गई। 1997 जून में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS की प्रारंभ की गई और 2000 में 2 योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, इन दोनों योजनाओं का संचालन भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक प्रणाली RPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक के समूहों पर लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता का सारांश सारणी 4.3 में दिखाया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य के अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज के अधिशेष क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्य भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। FCI के भंडार में अनाज भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 वर्ष 2002 तक खाद्यान्न के बढ़ते हुए स्टॉक को दिखाता है। वर्ष 2014 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों में से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ, अनाज वितरण के हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाज की खेती समाप्त कर धान एवं गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का मुख्य भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। NSSO नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004 से 2005 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011 से 12 में हो गया। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2011 से 12 में हो गया। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2004 से 5 से 2011 से 12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। PDS गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004 से 5 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। राशन की दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है।
जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन और गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी और आदि वस्तुओं का निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न स्तर पर बेचे जाते थे। आज आप जो 3 प्रकार के राशन कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय के वर्ग शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था ने निर्धनता रेखा के ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन की दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची है जितने खुले बाजारों में, इसलिए राशन की दुकान में इन चीजों को खरीदारी के लिए उनका बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणतः तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 54% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क की सहायता की है। एडीएस गैर सरकारी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। यहाँ पे सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका के बारे में बताया गया है। पश्चिम भागों में सहकारी समितियां खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये निर्धन लोगों को खाद्यान्न बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। जैसे तमिलनाडु में 94% जो राशन की दुकानें हैं, इनके द्वारा ही चलाई जा रही है। सहकारी समितियों के कुछ उदाहरण मदर डेयरी जो कि दिल्ली में है, जो दूध सब्जियां सप्लाई करते हैं। दूसरा अमूल जो गुजरात में है, दूध और दुग्ध उत्पाद सप्लाई करते हैं। तीसरा सुधा जो कि पटना डेयरी बिहार में है, दूध या दूध उत्पाद सप्लाई करते हैं। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस जो कि महाराष्ट्र में है, ये गैर सरकारी संगठन के नेटवर्क में सहायता करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।